नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय सरदाना सर। कानूनी मामलों को बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपने इनको देखा ही होगा। अब सीधी बात करते हैं सर, पिछले 15-20 दिन से ईडी के ताबड़तोड़ जो हर जगह, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो या फिर आंध्र में हम देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में कुछ गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ अंतर आ रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कॉलेजियम से कुछ नाम भेजे गए थे, वो नाम भी अ, सरकार ने जो है एक तरह से लौटा ही दिए। तो ये चल क्या रहा है सर? और इसके वजह से क्या नरेंद्र मोदी जो लड़ाई लड़ रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, उस पे भी प्रभाव पड़ सकता है क्या? अभिषेक जी, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। काफी समय बाद मुलाकात हो रही है आपके दर्शकों से। जी। उसका कारण है जो सर, मुद्दे, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अरे नहीं सर, मेरा तो रोज अपने चैनल पे एक वीडियो, जो महत्वपूर्ण घटना होती है उस पे एक एनालिसिस में करता हूँ, चाहे कहीं रहूं। तो नहीं, वो दर्शकों तो से और ठीक है। अपने साथियों से तो मुलाकात रहती है, लेकिन आप बड़े मुद्दों पे ज्यादा आजकल बिजी हैं। अरे ऐसी एनी कोई बात। देखिए, ऐसा है कि जो सवाल आपने उठाए ये वास्तव में गंभीर है। गंभीर दो तीन मुद्दों पे लेके है कि एक तो जो हिंदुस्तान में अक्सर एक आम आदमी कहता था कि इस देश में करप्शन बहुत है, हम्म। तो आज पहली बार जब इस देश में करप्शन, और खासकर वो लोग जो बियॉन्ड रीच थे, जिसको मैं हम्म। पॉलिटिकल क्लास कह रहा हूं या आम आदमी भी, मैं अपने आप को आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं। जी। आम आदमी ये कहता था, आप रिक्शे वाले से बात करें, सब्जी वाले से बात करें, जब हम उनको ये बोलते थे कि यार इतनी महंगी क्यों लगा रखी है, हम्म। थोड़ा तो रीजनेबल हो जाओ, तो उनका एक जवाब ये आता था, साहब नेता नेता चोरी करते हैं, आप उनको तो कुछ नहीं बोलते, सब्जी और गरीब आदमी के पीछे लगे रहते हो। सही बात। तो एक इस देश में जनमानस में भावना थी कि जो बड़े पावरफुल लोग हैं उस पे कानून नहीं पहुंचता है। ठीक। आज जब पहुंच रहा है वहां तक, कानून के हाथ उनकी गर्दन तक अगर जा रहे हैं, तो तमाशा ये हो रहा है कि साहब इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। हम्म। अब अगर बीजेपी ने, मान लीजिए कि कांग्रेस को लगता है या किसी को भी लगता है कि बीजेपी ने घपले किए हैं, तो जहां जहां पे इनकी पार्टी है वहां पे आप बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, किसने रोका है? सफाई अभियान होना चाहिए अगर आपके पास एविडेंसेस हैं। अगर हम्म। ईडी और सीबीआई के पास एविडेंस है और वो कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में भी आपको बेल नहीं मिल रहा, देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा होता है कि आपको पकड़ के अंदर कर दिया और कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, ठीक। तब तो बात समझ में आती है। हम्म। लेकिन आपको पकड़ा जा रहा है और कोर्ट भी कहता है नहीं गड़बड़ है, और आपको जेल भेज दिया जाता है, तो फिर इसमें पॉलिटिकल विच हंटिंग कहां हो गई? तो हम्म। ये समझने की बात है। तो एक मुद्दा जो आपने पहला उठाया कि भी चल क्या रहा है देश में, देश हम्म। में स्वच्छता अभियान जारी है, ठीक। तो ये हमें। दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनातनी। देखिए, ये तनातनी जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए बैलेंस रखने के लिए तनातनी जरूरी है। जैसे गाड़ी में आपको ब्रेक भी दिया जाता है और एक्सेलरेटर भी दिया जाता है। बिल्कुल। अगर आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर में से एक दे दें तो एक्सीडेंट निश्चित है, या तो हम्म। गाड़ी चलेगी नहीं या एक्सीडेंट बिल्कुल। निश्चित। तो ठीक। इसी तरह से किसी भी गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए हम्म। जुडिशरी मत रखती है, अपना उसका असेसमेंट होता है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका अपना मत होता है। दोनों कोशिश ये करते हैं कि जो समाज के हित में हो वो किया जाए, जहां डेविएशन होगा दूसरा उसको करेक्ट रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, तभी देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। जो इस ठीक। देश में चल रहा है वो हेल्दी है। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया कि वो हेल्दी है, लेकिन अभी रिसेंटली अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया था, हालांकि मैंने भी कुछ साक्ष्य निकाले हैं। जो अभी संजय सिंह वाले प्रकरण में हुआ, कोर्ट ने कहा है, स्पेशल जज एम के नागपाल ने
कि जो आरोप लगाए गए हैं, ईडी ने जिस तरह के दस्तावेज सामने रखे हैं, से दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की सीधी संलिप्तता दिखती है। दिनेश अरोड़ा के बयान में कोई खोट नहीं दिखता है। ये एक स्पेशल अदालत या फिर अभी मैंने कई हाई कोर्ट के भी और जजेस को देखे हैं जो कुछ और अपने विवेक के अनुसार जजमेंट दे रहे हैं, किंतु ये खेल सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते बदल जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कहा, पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो एक पावरफुल मिनिस्टर है, उनके पास 18 मंत्रालय हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ डायरेक्ट साक्ष्य नहीं है, जबकि नागपाल जी कह रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ डायरेक्ट साक्ष्य। तो क्या एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उनकी ड्यूटी नहीं बनती? और इस प्रकार से अगर बेल मिलती है 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, तब क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है या पूछा है, जो सवाल उठाया है, वो इंपॉर्टेंट है अगर आप इसकी डिटेल में व्याख्या करें तो। देखिए, कोर्ट में जजेस का ये हक है कि वो इस तरह के सवाल पूछे ताकि जो प्रोसिक्यूशन है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अगर कहीं पे उनसे गैप छूट गया है, हो सकता है कि ओवरसाइट हो, तो उसको भरे। क्योंकि उदाहरण के लिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, काफी डिटेल में, इनफैक्ट 2 वीडियो बनाए हैं। हाँ, 2 वीडियो आपके हैं, मैंने देखा था। एक वीडियो मैंने देखा था, दूसरा नहीं देखा। हाँ, मनीष सिसोदिया को लेके और साथ में इसमें केजरीवाल को लेके। सवाल बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि आफ्टर ऑल पैसा गया कहां? क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि देखिए साहब, हमने तो कोई पैसा खाया नहीं, आपको आज तक प्रूफ मिला नहीं, ना हमारे बैंक में मिला, ना घर में मिला, ना कहीं पे मिला। बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर घपला हुआ है, और जिस तरह से कल भी मैंने एक वीडियो में बनाया था कि कंपैरिजन किया था, पुरानी पॉलिसी क्या बोलती है और नई पॉलिसी किस तरह से जस्ट रिवर्स थी, और उससे कितना फायदा हुआ और किस तरह से पैसा बांटा गया। अब सवाल इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं, और उसमें मैंने आज एक वीडियो बनाया है। अगर आप ध्यान से देखें कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिश्वत लेना अलाउड है, क्योंकि सवाल अब ये है कि पैसा तो गया है पार्टी में, किसी लीडर के घर में तो आया नहीं, और पार्टी अगर लेती है, इसको कौन से कानून के तहत आप रोकोगे? क्योंकि जो आर्टिकल 4 है, मेरे ख्याल से 4 ही है, जो पीएमएलए का एक्ट है, उसके हिसाब से अगर मैं डिटेल में जाता हूं, मेरे सामने है वो, जस्ट काफी मैं रिसर्च करके काम करता हूं जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। सेक्शन 3 जो है पीएमएलए एक्ट 2002 का, उसमें बहुत साफ लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कौन कौन व्यक्ति दोषी पाया जाएगा। अब उसमें लिखा है पर्सन्स, पार्टी कहीं नहीं है, इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, आप मेरे को पैसा ना दे के पार्टी फंड में पैसा जमा करा देते हैं, जाना तो मेरे चुनाव के खर्चे में ही है, तो बेहतर है पार्टी फंड में। और पार्टी फंड में भी अगर मान लीजिए डायरेक्ट ना जाके छोटे छोटे पदाधिकारियों को मैंने फर्दर बांट दिया, तो क्या ये रिश्वत थी या नहीं थी? क्योंकि आपका फायदा मैंने करवाया, बदले में आपने मुझे पैसा भी दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया, ठीक, तो क्या मैं खुशी हुआ? काम तो मैंने किया एज ए मिनिस्टर। सवाल जो अब आपने जो सवाल उठाया, उसका क्रक्स कहाँ है, जनता के लिए अगर हम थोड़ा सा एलोबरेट करें। मंत्री, आप बिजनेसमैन हैं, मैं मंत्री हूं, आपने कहा विजय जी ये आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, मैंने पॉलिसी बदली, हाँ, मतलब मैं तो यही कहूंगा ना कि मैं आपको 100 करोड़ दूंगा, अब आप कहां ले जाते हैं वो आपकी बात है, ठीक। तो आपका मैंने काम किया, पॉलिसी बदली, आपका फायदा हुआ, वो एविडेंस है। बदले में आपने कहा कि विजय जी आपके 100 करोड़, मैं कहता हूं यार मेरे को नहीं चाहिए, पार्टी फंड में दे दे, ठीक, मैं लेके क्या करता, पार्टी फंड में तो अननेसेसरी मैं राइट सर्कल में आता, मैं नहीं आना चाहता, मैंने कहा आप डायरेक्ट पार्टी फंड में दे दो। अब पार्टी फंड में अगर पैसा गया है तो क्या उसको रिश्वत माना जाएगा या डोनेशन? रिश्वत
वो इस वजह से क्योंकि आपने उसके बदले काम करवाया है। पॉइंट अगर यही आता है, सुप्रीम कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट चल रहा है। बिल्कुल सही आपने जी सवाल उठाया। भाई एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपका काम है लॉबिंग करना, मेरा काम लॉबिंग है करना। एज ए पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाना। आपने कहा पुरानी पॉलिसी खराब है, नई बना दो। मैंने सारी बातें समझ के, जनता का फीडबैक लेके, 14,781 फीडबैक लेके मैंने एक नई पॉलिसी बनाई। अल्टीमेटली उससे आपका फायदा हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स मेरा काम है, बिजनेस करना आपका काम है। आपका काम है लॉबिंग करना, मेरा काम है जो चीज सही लगती है उस हिसाब से कानून बदल दो। मैंने मेरा काम किया, ठीक बदले में खेल ये हुआ कि आपका फायदा हुआ तो आपने मेरे को 100 करोड़ दिए, जो मैंने अपने ना लेके पार्टी फंड में डलवा दिए। ठीक। मैं तो बच गया, पैसा कहां गया? पार्टी फंड में। प्रूफ का है क्या वो था? ये हाँ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स है सर। गुजरात इलेक्शन में आपने उस जो जो फंड लिया वो फंड खर्च किया, गोवा इलेक्शन में आपने खर्च किए, इसके तो साक्ष्य हैं, इसको तो आप हाइड आउट नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो आपने कहा सर, और ये बात ठीक है, जी रह तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से वकील अपने अपने लॉजिक्स देंगे, किंतु ब्राइब और डोनेशन में एक अंतर है कि डोनेशन उसको कहते हैं जब मैं बिना किसी फायदे को के लिए दूं, लेकिन मैं डोनेशन दे करके अपने सुविधा के अनुसार अगर कानून बदलवाऊं, दैट इज ब्राइब। ये क्या मेजर, ये सिंपल डिफरेंस लोगों को समझ में आता है क्या, या न्यायपालिका को ये समझ में नहीं आ रहा? सवाल यही आ रहा है। आप जो कह रहे हो वो इम्प्लाइड रिलेशन है, मैं जो कह रहा हूं उसमें फर्क है। फर्क ये है, जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल ब्राइबिंग में। देखिए दो चीजें हैं, लॉबिंग, ओके। डोनेशन एंड ब्राइब। मैं डोनेशन दी है, मैंने ब्राइब थोड़ी दी है आपको। मैंने आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया है, आप उसको ब्राइब बोल रहे हो। आप फर्क नहीं। समझिए। फर्क क्या आ रहा है इसमें, जो अब आने वाले दिनों में जिस पे बहस उठेगी और जिसको बहुत बारीकी से देखना है। डोनेशन को यह कहा जाता है, देखिए पॉलिटिकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है। डोनेशन इज ब्राइब इन सूट। ओके। कपड़े को, मतलब रिश्वत को आप ढंग से ड्रेसअप कर दीजिए और पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए तो वो डोनेशन कहलाती। अब आप आज समझ भिगो के जाइए। जूता मारने के आप मूड में हैं, कानूनी पहलू बताते हुए लोगों को, हैं? मैं बता रहा हूं ना आपको। तो सवाल अब ये आता है कि आपके पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं, और ये काम अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को है। अब उदाहरण के लिए, कितने दिन पहले डोनेशन गया, किस तारीख को निर्णय हुआ, किस तारीख को क्या हुआ, उसके बाद, क्योंकि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करी है। उन्होंने हाँ कहा ठीक है है। कि देखिए आप इस गैप को भरिए, नहीं तो केस मुश्किल है। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, अगर वो ज्यादा इन्वेस्टिगेटिंग वैलिड। एजेंसी उसमें काम करती है तो ये केस वाटर टाइट हो जाता है। फिर इनकी मतलब कि बचने की संभावना वर्चुअली निल हो जाती है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं। तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से आज 3-4 लोगों को बिठा करके ईडी वो वाटर टाइट कर रही थी, जिसमें कुछ नाम है, मैं आपको दर्शकों को, अपने दर्शकों को बता दूं। अजीत त्यागी, स्टाफ जो रहे हैं संजय सिंह के, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और दिनेश अरोड़ा, इन 4 लोगों को आज आमने सामने बिठा करके वीडियो के थ्रू जो है रिकॉर्ड करते हुए जो ईडी का प्रोसेस है वो किया है। तो ये वाटर टाइट प्रोसेस शुरू किया गया है कि अब सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो एक्सप्लेन किया कि डोनेशन को जो है सूट बूट पहन के अगर आदमी दे तो वो ब्राइब नहीं कहलाता, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं, तो ब्राइब को सूट बूट पहनाओ तो डोनेशन कहलाता है। हाँ एग्जैक्टली तो मैंने उसको कहा कि ब्राइब नहीं कहलाता है, आपने कहलाता एग्जैक्टली वही बोला, मैंने थोड़ा सा अंदाज बदल दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो अप्रूवल बने उसने अगर ये स्टेटमेंट दिया है ईडी को, और अप्रूवल बनने से पहले, क्योंकि कोर्ट बनने के बाद ही बनेगा, कि मैंने ब्राइब दिया, तब जाकर के उन्होंने पॉलिसी बदली, उसके स्टेटमेंट्स के क्या मायने होंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये मेरा बिल्कुल सही आखिरी कहा, क्वेश्चन है जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
देखिए सवाल क्या होता है कि जब ये कहा गया कि साहब मैंने ब्राइब दी, उसके बाद पॉलिसी बदली, या पॉलिसी बदलने के प्रोसेस में मैंने ब्राइब दी, टाइमिंग का अलग चीज। कभी ठीक। भी काम होता है तो उसके आसपास सिर्फ आइसोलेटेड में काम नहीं होता, कई सर्कमस्टांशियल सिचुएशंस भी होती है। फॉर एग्जांपल, हम्म। आपको ब्राइब देने के लिए किसने कहा था? वो कहेंगे संजय जी सिंह ने। मिस्टर एक्स, हाँ मिस्टर ठीक। एक्स वाई जेड, कोई भी हाँ हो, हमारे पास हाँ ठीक। नहीं है इसलिए हम एक्स वाई एक्स जेड वाई कर जेड। रहे हैं। तो मिसको मेरे को एक्स वाई जेड ने कहा। आपको कैसे हम्म। कहा उन्होंने? मेल से बात हुई, पर्सनली मिले, फोन पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई, कैसे बात हुई? तो कहेंगे जी हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। कौन सी तारीख को और कितने बजे मिले थे? ये उस फोटोग्राफ्स है समय सर। आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे? कि सर मैं तो कैब लेके गया था। अच्छा, ओला हम्म। ओला उबर की थी या सड़क से ऑटो उठाया था? क्या हम्म। ड्राइवर था आपके साथ? कौन था? तो कहेगा जी ये था, वो था, वो था। तो आप क्या है कि वो सिचुएशन रिक्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट को पुख्ता करने के लिए, कॉरोबोरेट करने के लिए करते हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने आपको ये कहा तो आपने कैसे मान लिया कि पॉलिसी बदली जाएगी अगर आप पैसा देंगे? उन्होंने मेरी बात कराई, नायर ने केजरीवाल से कराई, या किसी ने किसी और से कराई, या वगैरह वगैरह, जो बीच में कई स्टेटमेंट्स आए थे। ठीक। आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो क्या होता है, चेन ऑफ सीक्वेंसिंग, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लिंक करके जो टाइमिंग है उसमें आप फ्रेमवर्क में उसको फिट करते हैं, तो एक सिचुएशन बनती है कि देखिए इस तरह से घटनाक्रम हुआ क्रोनोलॉजिकली, और ये मेरे को प्रॉमिस किया गया कि हम आपकी 20 दिन में कर देंगे, हमने इस तारीख को करी और 20 दिन में ये काम हो गया। तो कहने का ठीक। मतलब ये है कि आप उन सारे सर्कमस्टांसेस को एक सिचुएशन रिक्रिएट करते हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में रख सके। यही काम अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को करना है। लास्ट 3 मिनट बचे हुए हैं, मैंने 20 मिनट आपसे मांगे थे, लेकिन हमारे दर्शक बड़े समझदार है ना। क्या है कि वो प्रश्न कट टू कट पूछते हैं। नया रूल डोनेशन को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने 14-15 में बनाया था। अब उसके बाद एक खेल है, डोनेशन कैश या चेक में नहीं दे सकते। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड देना पड़ेगा। ये कैश या चेक जो है वो ब्राइब है। इसको कैसे डिफेंड करेंगे सर? नहीं, देखिए इसमें अगर आप पॉलिटिकल बॉन्ड की भी बात करते हैं, इलेक्शन बॉन्ड की भी बात करते हैं, वो भी आप ब्राइब कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क क्या होता है कि उसमें पार्टी का नाम नहीं होता, किसने आपको ठीक। दिया। हम्म। आप क्या करते हैं, जो डेजिग्नेटेड एसबीआई की ब्रांच है दिल्ली में, आप वहां पे पैसा जमा कराइए, बदले में आपको, मुझे याद है पिछले चुनाव के समय एक होटल में मेरे साथ एक बिजनेसमैन बैठे थे, उनके हाथ में 14 एक करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे। अरे तेरी ठीक की। है, और वहां बैठ के ये चर्चा हो रही थी, यार किस किस को देना चाहिए। अच्छा। हाँ, आप समझ रहे हैं, मतलब हाँ, किस किस को देना चाहिए। किस किस को देना चाहिए? जिनको देना था उनको तो दे दिया, 14 बच गए। हम्म। अब किस किस को दे? तो वहां बैठ के इसको देना चाहिए या इसको देना चाहिए, आज बाद में कौन काम आएगा। ये देखो, ये सब चीजें अलग दुनिया है, इसको हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस बात को आपको समझना होगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्पस ये था कि आपको कंट्रीब्यूट करना, आप करिए, आपकी बुक्स में वो फेयर है। आपने, क्योंकि आपको ऑडिट करना है ना, कंपनी के जी। अकाउंट में आपने कॉर्पस बनाया, आपने कोई सीएसआर फंड बनाया, कुछ भी किया, उसमें से आपने 5, 10, 15 करोड़, जैसे टाटा का बहुत अच्छा सिस्टम है, उन्होंने शायद 500 करोड़ रुपए का पॉलिटिकल फंड बनाया हुआ है। हम्म। पार्टी के हिसाब से वो किसी को 50 करोड़, 100 करोड़ देते हैं, इवन छोटी पार्टियों को भी वो देते हैं, और ये ओपनली देते हैं। वो कहते हैं हम ओपनली दे। कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जरूरी नहीं हम बीजेपी को करें, वो कांग्रेस को भी करेंगे, तृणमूल को भी करेंगे, समाजवादी को भी करेंगे, सबको करेंगे। वो कहेंगे हमारा काम है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होगी। ये उनकी सही बात। सोच है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, कि आप अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड लाते हैं तो उसमें आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड तभी इशू होता है जब 1 करोड़ रुपए एसबीआई में जमा होता है, उसके अगेंस्ट लाइक ए डीडी है वो। और जब ठीक। आप उस अकाउंट को अपने पार्टी के अकाउंट में डालते हैं तो वो पैसा बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, पूछता नहीं है कि किसने किसको कैसे दिया। ये स्थिति बहुत है। बढ़िया। जो बात आती है चेक की या उसकी, वो जनरली ये होता है कि वो पर्सनल अकाउंट होता है, उसमें पता लगता है कि उसमें अभिषेक जी ने 5,000 रुपए दिए, विजय सरदाना ने 5 दिए, मिस्टर मोहनलाल ने 5 दिए, 2 दिए, 4 दिए। तो वो एक ट्रेसेबिलिटी होती है विच कैन बी विंडिक्टिव, कि अच्छा तुमने उसको पैसे दिए थे, अब मैं तुम्हारा हिसाब लगाता हूं। तो हम्म। पॉलिटिकल
विंडिक्टिवनेस भी आ सकता है, उस पे अननेसेसरी हैरेसमेंट भी हो सकता है, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें शायद लोग खुल के कंट्रीब्यूट ना करें, और बायसनेस भी आ सकती है। तो इसीलिए उस सिस्टम पैसा भी मिले पॉलिटिकल पार्टीज को और विंडिक्टिवनेस भी ना हो, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का एक रूट निकाला गया था, और अकाउंटेबिलिटी भी रहे, ये भी जरूरी था। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि सरदाना सर ने 20 मिनट के अंदर पूरा स्कैम क्या है, कैसे, और न्यायालय में अब क्या क्या होगा और क्या क्या ईडी के आगे मुश्किल है, जिस पे हमारा ये शो था, वो एक्सप्लेन आराम से कर दिया होगा। बाकी इस प्रकार के और कानूनी पहलू को समझने के लिए, देखने के लिए विजय सर का चैनल आप देखते ही हैं, विजय सरदाना। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक विजय डिस्क्रिप्शन में डाल सरदाना दूंगा। के नहीं नहीं सर, मैं तो इनको डायरेक्टली अपने लिंक्स प्रोवाइड कराता हूँ ना, मेरा अच्छा अलग अच्छा, ढंग से प्रमोशन चलता है, मैं अलग ढंग से श्योर, प्रमोट करता हूँ अपने गेस्ट को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।